हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब। माय नेम इज हिमांशु पला और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके काम में आने वाले हैं। जो 28 फरवरी को एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से केमिस्ट्री का। और आगे जो आईसीएससी का भी आईएससी का भी जो एग्जाम होगा उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स टू फंक्शन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द रिएक्शन Zn plus 2Ag gives Zn2 plus 2Ag. Which electrode is negatively charged? Current carriers individual reaction at each electrode. चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ट्यूब। Salt bridge is a U-shaped tube which is filled with inert electrolyte, inert electrolyte plus agar-agar solution. A gel type mixture is formed. अब इसके दो फंक्शंस क्या क्या हैं? पहला फंक्शन पहला फंक्शन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट कनेक्ट इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल, इट कनेक्ट द टू हाफ सेल। और दूसरा जो फंक्शन है वो है, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करता है ऊपर टू मेंटेन टू मेंटेन the electrical neutrality of the cell, to maintain the electrical neutrality of the cell. चलिए अब डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। पहले से गैल्वेनिक सेल में बनेंगे। देखिए Zn किस में जा रहा है बेटा? Zn2 प्लस में। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। और यहाँ पर +2। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए एक ट्रिक सीखी हमने, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाती है? एनोड। अब 2Ag प्लस से 2Ag ये क्या कहलाएगी? कैथोड। तो हमने ये थर्ड पार्ट भी कर दिया, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब देखिए ये थर्ड पार्ट हमने कर दिया। अब गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना है। सॉल्ट ब्रिज के इधर एनोड उधर कैथोड, उल्टा मत कर देना वरना सीए हो जाएगा। सीए चार्टेड अकाउंटेंट हो जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहां पर आएगा एनोड और इस साइड आएगा कैथोड। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे लिखना है। सेपरेट फेसेस को लिखना है। जेड सेपरेट फेस Zn2 प्लस, फिर Cu2 प्लस, सेपरेट फेस Cu। हम सॉरी Cu नहीं है यहाँ पर, Ag है। सॉरी। तो Ag प्लस Ag। अच्छा, कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कभी भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखते। ये हमारी क्या हो गई? गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अच्छा, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो सेकंड वो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर यही है। मैंने आपको बताया, याद रखना है ट्रिक। लोन, लोन का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव।
तो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीडेशन कराएगा, एनोड कहलाएगा, और इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। फर्स्ट वाले का पार्ट। करंट कैरियर्स क्या क्या होंगे, अब इसमें करंट कैरियर्स कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो ये हमने दो थ्योरी वाले क्वेश्चन जो इस साल आने के चांसेस हैं वो हमने कवर किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, Zn2 plus 0.001 molarity, H plus 0.01 molarity, H2 1 bar pressure, प्लेटिनियम सॉलिड। ये आपको इनकी एसआरपी वैल्यूज गिवन दे रखी है। तो देखिए ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो हम लोग यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, वो समझिए। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। केसी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले देखिए, सॉल्ट ब्रिज के इधर वाला एनोड, उधर वाला कैथोड, इधर वाला एनोड, इधर वाला कैथोड। हाइड्रोजन के साथ ये प्लेटिनियम इसलिए लगाया क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस होती है तो उसके पास अपना इलेक्ट्रोड नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। ठीक है, चले। तो देखिए सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा है, हाइड्रोजन, एनोड कौन सा है, जिंक। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0, माइनस माइनस का 0.76। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आई प्लस का 0.76 वोल्ट, ई नॉट आ गया। चलिए एन फैक्टर निकालेंगे। देखिए जेड एन किस में जा रहा है बेटा, Zn2 प्लस आयन में। यहां पर क्या हो रहा है, एनोड। H प्लस किस में गया, H2 में। ये क्या हो गया, कैथोड। अब हाइड्रोजन के एटम कितने, दो। बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगाएंगे, दो। अब चार्ज देंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज, टू। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। बराबर करने के लिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, दो। यहाँ टू पॉजिटिव, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी हमने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, दो ने दो को मार गिराया तो एन फैक्टर निकल के आया, एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, टू। और यहां से इक्वेशन बन के आएगी Zn प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस H2। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। बस अब इसमें वैल्यू लगानी है, E इजिकल्स टू ई नॉट की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 0.76 माइनस 0.059। एन की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2 लॉग Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन, H2 की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Zn की कंसेंट्रेशन, H प्लस की पावर 2। इनको सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू 0.76 माइनस 0.0295 लॉग, इनकी वैल्यूज लगा दो। Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 0.001, H2 की कितनी है, 1 बार। प्रेशर हम लगाएंगे, इसको यूनिटी प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कंसेंट्रेशन हम यूनिटी मानते, 1 मानते, तो 1 रख दिया। H प्लस की दो बार लिखी जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, 0.01 इंटू 0.01। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी E इज इक्वल टू 0.76। बायो वाले बच्चे ये ध्यान रखिए कि ये माइनस ना कर दे, बोर्ड मास लगेगा, पहले इसे सॉल्व होंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये सॉल्व होगा। माइनस 0.0295
log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ई सेल जो आपका निकल के आएगा 0.76 माइनस 0.0295। अब इसको इसमें से क्या कर देंगे माइनस, तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.7305 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट इक्वेशन का इस साल क्वेश्चन आना तय है, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर आएगा तो अगर इसी टाइप में हो सकता है कि यहां पर कुछ कंसंट्रेशन चेंज हो, इसी टाइप का मिलेगा क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी पूछी है। तो हम लोग जैसे जानते हैं वर्क और गिब्स फ्री एनर्जी एक दूसरे के क्या होती है इक्वल होती है बट अपोजिट। जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एन एफ ई नॉट, तो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा माइनस एन एफ ई नॉट, और एफ क्या होता है फराडेस कांस्टेंट। एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? अब यहां पर हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे माइनस, अब देखिए यहां पर एन फैक्टर कितना आ रहा है, एम जी किस में जा रहा है Mg2+, मैं ऐसे लिख लू एम जी किस में गया Mg2+ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। 2 से 2 कटा, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, एन की वैल्यू 2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट ऑलरेडी गिवन है 2.7। तो ये जो वैल्यू आएगी 523030, डेल्टा जी कितना आ जाएगा -523030 जूल पर। आसान था न्यूमेरिकल। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग के सी का फॉर्मूला होता है एन ई नॉट अपॉन 0.059। ठीक है, लॉग के सी का फॉर्मूला एन ई नॉट 0.05। ठीक है, लॉग के सी इज इक्वल टू एन की वैल्यू लगाई 2 इंटू 2.71 डिवाइडेड बाय 0.059। जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आई 91.86। कितनी निकल के आई अप्रोक्सीमेटली 91.86। अब देखिए मैं आपको बता दूं log 7 की वैल्यू होती है 0.84 और log 8 की वैल्यू होती है 0.90, और ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। तो ये 0.86 जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो ये 0.75 की वैल्यू log 7.5 की वैल्यू। अब जैसे ये सॉल्व कैसे करना है के सी लॉग को उधर ले जाए तो ये हो गया एंटी लॉग, और आपको इसको लिखना है 91 प्लस 0.86 लिख सकते हैं। अब देखिए log 10 की पावर 91, इसका मतलब पता है क्या होता है 91 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 91 इंटू 1 91। तो आप क्या लिख सकते हो log 10 की पावर 91, तो मैंने ऐसे लिख लिया के सी इज इक्वल टू एंटी लॉग
10⁻91 प्लस, इसको लिखेंगे log 7.5, log m प्लस log n, इसको सॉल्व करेंगे एंटी log m प्लस log n, log m इंटू n, 7.5 इंटू 10⁻91। अच्छा, एंटी लॉग को नीचे ले जाए, 1/log 7.5 इंटू 10⁻91, तो केसी कितना निकल के आया, 7.5 इंटू 10⁻91, अप्रोक्स इतना निकलेगा। आई होप ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर होगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जितने भी हैं सबके लिख के दिखाएंगे, हम आपको एक चार्ट बनवा देंगे, इनको आपको याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, decomposition of an electrolyte by passing an electric current through its molten state or in aqueous solution. It is carried out in electrolytic cell. अब जैसे मान लो कि यहां पर ये कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो मोलिटन स्टेट में रखी हुई है, ये इलेक्ट्रोड हो गई हमारी, और इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब ये वाली साइड एनोड और ये वाली साइड कैथोड, यहाँ पर पॉजिटिव एनोड होती है और नेगेटिव कैथोड होती है। अब देखिए जैसे ये NaCl है, NaCl क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब Na पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और Cl पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब ये किस तरफ मूव करेगी, कैथोड की तरफ, और Cl नेगेटिव किस तरफ मूव करेगी, एनोड की तरफ। इलेक्ट्रोलाइसिस वही होता है, decomposition of an electrolyte by passing an electric current through its molten state or in aqueous solution। अब ये जो सोडियम आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होते हैं, और सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट एट कैथोड। किस तरफ डिपॉजिट होगा, कैथोड की तरफ। जबकि Cl नेगेटिव आयंस अपने आप को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्लोरीन गैस लिबरेट एट एनोड। क्लोरीन गैस लिबरेट कहां से हो रही होगी, एनोड की तरफ से। अब देखिए यही हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहां पर जो सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल कहां डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर, क्लोरीन कहां डिपॉजिट हो रही है, एनोड पर, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू लिख लिए। चलिए अब इसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैं सबके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको एक चार्ट के रूप में बनवा देता हूं, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी सीबीआई आएगी, सीबीआई का मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये हमेशा जीतने वाली है। वरना कौन जीतेगा, OH नेगेटिव, वरना कौन जीतेगा, OH नेगेटिव। क्लोरीन ये क्या बनाएगी, Cl2,
ब्रोमीन Br2, और ये क्या बनाएगी I2, और OH क्या बनाएगा O2। याद हो गया? बहुत सही। ठीक है, अब ये तो हमारे किसके हो गए, एनोड के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैथोड के लिए। किसके लिए, कैथोड के लिए। अब कैथोड के लिए कैसे लिखना है, कैथोड के लिए याद करिए, बहुत आसान है। देखिए, या तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जीतने वाली है, वरना अगर, देखिए, कॉपर कम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, या तो ये जीतेंगे, या फिर कौन जीतेगी, हाइड्रोजन। ठीक है, या तो ये डिपॉजिट होंगे, या हाइड्रोजन गैस लिक्विड होगी। चलिए जैसे देखते हैं, पहला मोलेटन NaCl, यहां पर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन सी ली है, प्लेटिनियम। ठीक है, मोलेटन NaCl, कैथोड। अब यहाँ एक्वस तो है, ये किन केस में है, ये मैंने बताया एक्वस के केस। ठीक है, कैथोड, एनोड, सोडियम डिपोजिट एट कैथोड, क्लोरीन गैस लिबरेट एट एनोड। दूसरा, एक्वस NaCl, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड। अब देखिए, कैथोड में कौन जीतने वाला है, या तो हाइड्रोजन या कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो है नहीं, तो यहां पर कौन कैथोड में से निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और एनोड में आ गया ना CBI, क्लोरीन आ गई तो Cl2। तीसरा, एक्वस कॉपर सल्फेट, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, कौन जीतेगा, कॉपर, सल्फेट नहीं जीतेगी, कौन सी गैस निकलेगी, O2। चौथा, एक्वस कॉपर क्लोराइड, ये भी प्लेटिनियम सरफेस पर। अब देखिए, यहां पर कॉपर भी जीतेगी, और कौन जीतेगा, CBI है ना, तो क्लोरीन। CBI ना हो तो OH जीतता है, CBI है तो ये जीत। जैसे एक मैं बता देता हूं तुम्हें, जैसे एक्वस NaCl है, तो ये टूट, इसमें यहां पर NaCl टूटेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और एक्वस है मतलब पानी भी निकलेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। अब जीतने में, इन दोनों में हाइड्रोजन, इन दोनों में क्लोरीन, क्योंकि ये CBI है। ऐसे ही एक्वस कॉपर सल्फेट होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे टूटा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, वाटर H प्लस प्लस OH माइनस, यहां पर Cu2 प्लस, और इन दोनों में OH। ठीक है, Cu2 प्लस कॉपर बना रहा है, OH माइनस O2 बनाता है। अच्छा, पांचवा, एक्वस AgNO3, ये भी प्लेटिनियम पर। तो प्लेटिनियम पर आने पर मैंने बोला ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड जीतते हैं, तो सिल्वर है तो ये तो डिपॉजिट होगा। NO3 है साथ में, तो NO3 तो नहीं जीतेगा, CBI होती तो जीतती, तो यहां से कौन सी गैस निकलेगी, बताओ, O2। अच्छा, एक और देखिए, एक्वस कॉपर सल्फेट,
प्लेटिनियम, प्लेटिनियम की जगह आप कॉपर की कर ली, तो यहाँ पर तो कॉपर आएगा और यहाँ Cu2+ आएगा। ठीक है। और एक स्पेशल केस, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब पानी भी मिला हुआ है। H2SO4 कैसे टूटता है? 2H प्लस SO4 2 और वाटर कैसे टूटेगा? H+ OH-। अब इसमें तो H+ और इन दोनों में OH-, तो कैथोड पर क्या आएगा? हाइड्रोजन। एनोड से O2। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक याद हो गए। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ने क्या कहा? सिंपल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट at any electrode, at any electrode is directly proportional to charge flow, is directly proportional to charge flow। अब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। प्रोपोर्शनल हटाएंगे कोई कांस्टेंट आएगा तो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब Z क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और इस Z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास इंटू Q को हम लोग लिख सकते हैं I इंटू T अपॉन 1 फराडी। ठीक है, इक्विवेलेंट मास को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू मोलर मास इंटू I इंटू T अपॉन N फैक्टर इंटू 96500। अब स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ फराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फराडे ने क्या कहा? ठीक है, तो पहले ये फटाफट यहां तक नोट करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ फराडे ने क्या कहा? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज when same amount of charge flow to different electrolytic solution which are connected in series, which are connected in series, which are connected is in series, then their number of equivalent are constant। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करवाया, तो क्या होता है कि इसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी के बराबर होंगे। मतलब ये हमारा ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है,
तो इसके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ए के, वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे किसके, बी के। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। आज हम 2 क्लास पढ़ाएंगे, 2 पार्ट में पूरी वीडियो खत्म करेंगे, और एक पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा जिसमें नोट्स होंगे और चैप्टर की पूरी थ्योरी होगी, और साथ में एक वर्कशीट टाइप की मैं आपको भेजूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फराडे 1 mole of Al3 positive to Al, 1 mole H2O to O2, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोलिटन कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो पहला पार्ट है हमारा 1 मोल Al3 पॉजिटिव टू Al, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 1 मोल, कितने दे रखे हैं, 1 मोल, और Al3 पॉजिटिव से किस में जा रहा है बेटा, Al में जा रहा है। यहां पर कितना पॉजिटिव चार्ज, 3 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन जैसे दे दिया, क्या दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गया, अरे हो गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया, एन फैक्टर आ गया बेटा 3, एन फैक्टर आ गया 3। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन इंटू आई इंटू टी अपॉन एन फैक्टर इंटू 1 फराडे। फराडे के टर्म्स में निकालना है, कूलाम्स में निकालना होता है तो यहाँ पे 1 फराडे की वैल्यू रख देते। आई इंटू टी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। मोलर मास को नीचे ले जा, W अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। आई इंटू टी, ये तो हमें निकालना ही है। एन फैक्टर गिवन है 1 फराडे। अब देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फराडे, एन फैक्टर इंटू 1 फराडे इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बना लिया, अब बस इसमें वैल्यू लगाते हो। एन की जगह 1 रखा, एन फैक्टर कितना है बेटा 3 इंटू 1 फराडे, तो आई इंटू टी कितना आ गया 3 फराडे। क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 1 मोल H2O टू O2, डायरेक्टली निकालते हैं, बैलेंस करते हैं। 2H2 गिव्स O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर है 4। अब हमने डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल रखा है, एन इंटू एन फैक्टर इंटू 1 फराडे इज इक्वल टू आई इंटू टी। एन इंटू एन फैक्टर इंटू 1 फराडे आई इंटू टी। एन कितना है बेटा, एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, 1 इंटू 4 इंटू 1 फराडे, आई इंटू टी कितना आ जाएगा 4 फराडे। समाप्त। अब तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, कैल्शियम क्लोराइड है 2, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, 2 कल्लो निकल गई यहां से। अब भैया यहां पर कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना है 2 प्लस, टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, Ca कैल्शियम बनाएगा। अब देखिए गिवन मास कितना है, अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, सबको पता है, 20 तक सबने याद कर रखे हैं। तो गिवन मास कितना 20 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू आई एन टू टी। एन फैक्टर कितना है 2, यहां पर दे रखा है 1 फराडे, इसको इधर देख दिया, इससे ये कटा 2 टाइम्स, 2 से 2 काट दो, तो आई इंटू टी कितना आ गया 1 फराडे। इसका 1 फराडे, इसका 4 फराडे और इसका 3 फराडे। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं आगे। चलिए गाइस, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ 2 फॉर 2 आवर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब ये फिजिक्स में हम लोग ने फॉर्मूला सीख रखा है, Q इज इक्वल टू एन ई। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या होता है? चार्ज। ठीक है, मतलब अगर आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इंटू इतना, जितने इलेक्ट्रॉन है उनका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको पूरे पूरे उसका चार्ज पता चल जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसका। तो अब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। आई कितना दे रखा है? 0.5। अच्छा, टाइम को चेंज कर लीजिए, टाइम 2 आवर है, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 2 जा 10, 2 से 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3600 कूलम। अब Q की वैल्यू हमारे पास है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन E। Q कितना है? 3600, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां पर भी गुलाम, यहां पर भी गुलाम, गुलाम से गुलाम कटा। अब देखिए ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 2, मतलब 21/1.6। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, तो एक जीरो और आ गया। 36 इंटू 10 की पावर 22/16। जब इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आता है 2.25 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई डाउट है क्या? देखिए चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको टोटल चार्ज पता चल जाएगा। Q का एक और फॉर्मूला होता है I इंटू टी। आई मतलब करंट, T मतलब टाइम, तो टाइम हमने निकाल लिया 2 आवर, और यहां से करंट 0.5 एम्पियर दे रखा था, वहां से हम लोग ने N की वैल्यू निकाली। कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कैन बी मेजर? नो, कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कैलकुलेट, we cannot calculate the electrode potential, we cannot calculate the electrode potential for a single electrode। कभी भी हम सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो रेफरेंस में निकालते हैं, हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकालते हैं। तो इसी वजह से हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज की कभी भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग क्या लेते हैं, एक तरफ सी लेते हैं और दूसरी तरफ हमें जिसका निकालना होता है उसके, तो हाइड्रोजन जो आयरन का, या जितनी भी एसआरपी वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है वो सब एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है, वो सब रेफरेंस में निकाली हुई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाली हुई वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिल्वर इज यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रो डिपोजिटेड ऑन अ मेटालिक वेसल ऑफ सरफेस area 900 centimeter square by passing a current of 0.5 ampere for 2 hours। Calculate the thickness of silver deposited। डेंसिटी इतनी दे रखी है और मास इतना दे रखा, मोलर मास। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर।
देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला बनता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर आप इसे कह सकते हैं मास मतलब गिवन मास, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बहुत आसान हो गया। हमें क्या निकालना है? थिकनेस निकालनी है, जिसमें एरिया गिवन है, डेंसिटी गिवन है। अच्छा पहले मास निकाल लेते हैं। तो मास निकालना बहुत आसान है। W इज इक्वल टू आई इंटू टी। मोलर मास कितना है? 108, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटू आई 0.5। अच्छा 2 इंटू 60 अभी किया था हमने, अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर सिल्वर के लिए, सिल्वर पॉजिटिव से ये क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा। तो एन फैक्टर इसके लिए 1 रहेगा। एन फैक्टर 1 इंटू, एन फैक्टर की वैल्यू 1 इंटू 96500, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5 से ये काटा, कितनी टाइम्स में जाएगा? 5 1 जा 5, 4 इधर गया, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, कितना हो गया? 19, 9 बचा और 193। अब तो कोई किसी से कट नहीं रहा, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 108 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1930। तो ये आ गई 0.6715, 0.67 ग्राम, ठीक है। मास आ गया। अब मास आ गया, डेंसिटी इंटू एरिया, थिकनेस निकालनी है, थिकनेस निकालिए। थिकनेस इज इक्वल टू, मास कितना है? 0.67, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी कितनी है? 10.5, एरिया 900। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। जीरो, ये आ गई 0.00007 सेंटीमीटर, इतनी थिकनेस आ गई। आसान था क्वेश्चन, कोई बहुत लेंदी नहीं था। अच्छा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में देखिए, हाइड्रोजन किसी भी गैस के लिए आप हमेशा, हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेशली, H प्लस गिव्स ½ H2, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग H2 की पावर 1/2 अपॉन H प्लस। अब अगर पीएच का केस है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्टली मैं आपको सिखा रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.059 पीएच, ये डायरेक्टली ले लेना। कहां से आया मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर प्रेशर रखा 1 लॉग 1/H प्लस क्या होता है? पीएच, ठीक है। और ई नोट देखो सिंपल है, ई सेल इज इक्वल टू, इधर रखेंगे 0 माइनस 0.059
एन की जगह रखा 1। अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मान लिया 1 है, 1 की पावर हाफ मतलब 1 ही रहेगा अपॉन एच प्लस। तो यहां से जब ये सॉल्व करेंगे तो पीएच क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला बन जाएगा। अब ई सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.059, पीएच की जगह हमने रख लिया 10। तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.59 समाप्त। चलिए देखिए ये 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को डिवाइस डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ऐसे डिवाइसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं वो गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। दूसरी बात, यहां पर एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। चौथी बात, डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा गैल्वेनिक सेल मतलब गैल्वेनिक सेल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज कैरिड आउट। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या काम करते हैं? ठीक है, पहला, डिवाइस डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल। दूसरी बात, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, salt bridge is not required, non-spontaneous process is carried out। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम। आंसर, calculate the time to deposit 1.27 gram of copper at cathode when a current of 2 ampere was passed through the solution of copper sulfate। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसे टूटेगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब जो ये कॉपर 2 प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, कॉपर में। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करवाएगा और अपने आप को किस में चेंज करेगा, कॉपर में। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एन फैक्टर जो निकल के आया वो निकल के आया है 2। ठीक है, गिवन मास कितना है 1.27 ग्राम, मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम पर मोल, 63.5 ग्राम पर मोल। बस हो गया खत्म। आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर, टी निकालना है तो लगा दो 1.27 फॉर्मूला, फिर इधर क्या आएगा मोलर मास 63.5 इंटू आई कितना है 2 इंटू टाइम निकालना है अपॉन एन फैक्टर 2 इंटू 96500, 2 से 2 कट गया, 1.27 इंटू 96500 अपॉन 63.5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टाइम। जब आप इसे सॉल्व करोगे 1930 सेकंड आ जाएंगे। कितना आ जाएगा 1930
सेकेंड। चलिए अब देखिए, इसका तो सिंपल है। ठीक है, एजी, एजी से ज्यादा किसकी होगी? ठीक है, मतलब एजी से ज्यादा एच जी, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम। अब देखिए, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हायर रिड्यूसिंग पावर। समाप्त। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, इसमें मैंने लिखा नहीं था कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो ये हमने लिख दिया। चलिए, तो आज हम लोग लेके आए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगला सेकंड पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है, और इंपॉर्टेंट बात भी लेके आएंगे उसमें भी एक। तो देखते रहिए अपनी केमिस्ट्री क्लास को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।